हेलो बच्चों, बैक एजुकेशन आप सभी बच्चों का स्वागत करता है। आप लोग जैसा कि देख चुके हैं आठवीं क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को कराए गए हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में मैं आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में ए सेंटीमीटर भुजा वाली वर्ग के चारों कोनों पर चार बिंदु आवेश रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र O पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात करना है। बच्चों, एक वर्ग दिया हुआ है, उस वर्ग पर चार अलग अलग आवेश दिए हुए हैं। उसके सेंटर पॉइंट पर एक पॉइंट B है, उसी पर आपको टोटल वैद्युत क्षेत्र निकालना है। जैसा कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है A, यहाँ दिया हुआ है B, यहाँ दिया हुआ है C, यहाँ दिया हुआ है D, और प्रत्येक बिंदु पर आवेश दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं बच्चों? आवेश। इस A बिंदु पर आवेश -2Q दिया हुआ है। A बिंदु पर -2Q, इस पर +Q दिया हुआ है बच्चों, इस पर +2Q दिया हुआ है और इस पर -Q दिया हुआ है। और यहाँ एक बिंदु है सेंटर पॉइंट, इसे हम O कहते हैं, और इसकी प्रत्येक भुजा A सेंटीमीटर। चूंकि वर्ग है तो वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, और उसमें जो विकर्ण खींची जाती है वो विकर्ण भी आपस में बराबर होती है, और विकर्ण 90 अंश पर ही प्रतिच्छेद करती है। मतलब उनके बीच, जैसे समझिएगा, ये मैंने AC एक विकर्ण आपको मिला दिया और एक विकर्ण मैंने आपको मिला दिया ये विकर्ण। ये दो विकर्ण है AC और BD। ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे और प्रत्येक 90 अंश, यहाँ भी 90 अंश होगा, इधर भी 90 अंश होगा, इस तरफ भी 90 अंश होगा, इस तरफ भी 90 अंश होगा, इस तरफ। बात समझ में आ रही है सबको? तो हमसे कह रहा है इस बिंदु पर लगने वाला कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो। ये -Q है, तो ये अपनी तरफ एक वैद्युत क्षेत्र लेगा जिसका नाम होगा EA, चूंकि A बिंदु है। बात इतनी समझ आई। अच्छा, इस बिंदु पर निकाले तो यहाँ से यहाँ तक क्यों आपको दूरी भी निकालनी पड़ेगी, और ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी। यानी हम अगर जो विकर्ण की लंबाई निकाल लेंगे और उसका आधा कर देंगे तो हमको ये वाली दूरी मिल जाएगी। तो वो तो हम किनारे कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। देखिए, अब ओवरऑल ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकालता है, तो इधर हो जाएगा EB, और ये भी प्लस वाला तो ये इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा ED, और ये माइनस वाला तो अपनी तरफ खींच देगा तो यहाँ जाएगा EC। ये आपके चार इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं। तो ये बिंदु दिया हुआ, इसी बिंदु पर आपको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र निकालना है। अब वैद्युत क्षेत्र, इसको निकालने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की हमको दूरी, या ये दूरी, या ये दूरी, या ये दूरी। ओवरऑल ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर वर्ग है, इसलिए ये आधे आधे बढ़ जाएगी। तो हम ओवरऑल पहले विकर्ण निकाल लेते हैं, फिर उसकी दूरी निकाल लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें त्रिभुज ADC में, तो हम विकर्ण निकाल सकते हैं। तो विकर्ण हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा ADC। ठीक है बच्चों, यहाँ से AC स्क्वायर निकालें, या यही कह सकते हैं हम कि क्या नाम है, ये BD स्क्वायर के बराबर भी हो जाएगा, BD के बराबर हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब स्क्वायर भी है और आधार स्क्वायर भी। बच्चों, ये बात समझ आ रही है? A स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर हो जाएगा, ये AC निकलेगा। स्क्वायर हटाएंगे तो उधर लग जाएगा रूट, तो AC बराबर कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर। रूट के अंदर कोई स्क्वायर है तो उसको रूट के बाहर कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ से लिख सकते हैं A रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं। लेकिन हमको निकालना है क्या?
ओ ए निकालना है, या ओ ए बराबर क्या होगा, ओ बी होगा, या ओ सी होगा, या ओ डी होगा, क्योंकि ये विकर्ण है। किसका विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण है, और वर्ग के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं और सब बराबर होते हैं। इस तरीके से यहाँ से AC का आधा हो जाएगा, AC का आधा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a रूट ऑफ 2 बटे 2। अच्छा, यहाँ से ये निकल के आ गया आपका OA और ये बराबर मान लिया R, ऐसे मान लिया, ठीक है। अब हमको ये चीज तो आपने किनारे से निकाल ली। अब एक बात और देखिएगा, देखिए हम यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो पहले ध्यान दें, तो हम यहाँ से देखिएगा इस पॉइंट पर, इस लाइन के लिए, तो देखिएगा ये वाली लाइन, ये ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, कौन सा ज्यादा होगा। देखिए यहाँ आवेश Q है और यहाँ -2Q, यानी ये दुगना है, तो यानी इस जिसका आवेश ज्यादा होगा उसका वैद्युत क्षेत्र ज्यादा हो जाएगा। तो लेकिन ये कुछ बल से खींच, जैसे मान लो कुछ क्षेत्र से इधर नहीं खींच रहा है, इधर, लेकिन इधर वाला ज्यादा है, जैसे मान लो 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के वैद्युत क्षेत्र से खींच रहा हो, बात समझ रहे हो, न्यूटन प्रति कूलम्ब से खींच रहा हो, ये वैद्युत क्षेत्र 5 से लगा, ये नीचे 3 से लगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 2, 5 में से कितना निकाल देंगे, 3 निकाल देंगे। तो इसी तरीके से अगर जो हम मान लें, क्या नाम है, माना ओ, या ऐसे लिखते, चूंकि मानते नहीं बच्चों, चूंकि ई सी से क्या है, ज्यादा है, इसलिए ओ ए की दिशा में वैद्युत क्षेत्र E1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, E1 मान लेते हैं, और इसके बाद जब E1 मानेंगे तो EA माइनस EC हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से EA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, EA की वैल्यू 2Q बाई इसकी दूरी R स्क्वायर, Q बाई R स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो बच्चों ऐसा कुछ हो जाएगा, यहाँ से घट जाएगा, देखिएगा ये हर बराबर है, तो अंश को आपस में क्या कर लेंगे बच्चों, हटा लेंगे, तो 2Q में से Q निकाल देंगे तो Q हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर आएगा, ये आपका E1 हो जाएगा। और ओवर आर किस तरफ लेगा, OA। इसी प्रकार बच्चों देखिएगा, ये इसके कारण ED इधर लग रहा है, बात को समझ, और इसके कारण EB इधर लग रहा है, लेकिन ज्यादा कौन होगा, ED ज्यादा हो जाएगा, यानी चूंकि ED जो है, ED EB से क्या है, ज्यादा है। ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ 2Q आवेश है और यहाँ Q है, तो इसके कारण इस तरफ जो रहेगा वैद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा और इस तरफ लगने वाला वैद्युत क्षेत्र ज्यादा हो जाएगा। तो इसका तो वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E2, और वो E2 कितना हो जाएगा, ED माइनस EB हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरफ लग रहा है, लेकिन ओवरऑल इसकी दिशा किस तरफ हो जाएगी, ये दिशा O से B की ओर, O से B की ओर। इतनी बात तो समझ में आएगी। तो देखिएगा इसका भी मान वही आ जाएगा, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई R स्क्वायर, ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, ये आपका जहां से ये निकल के आएगा बच्चों। इसके बाद बच्चों देखिएगा यहाँ भी 2Q है, दोनों का है बराबर, 2Q में से Q निकाल देंगे, तो यहाँ से आपका ये अलग है बच्चों, ये अपना उधर देखिएगा, E बराबर कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। देखिए ये E2 आ गया बच्चों, ध्यान से देखिए, ये आपने E1 निकाल दिया कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R स्क्वायर, R की वैल्यू कितना है पहले देख लीजिए, और यहाँ से भी
सेम डिक्टो देखिएगा, ये वाला बल्ब इधर लगाएगा, ये वाला बल्ब इधर लगाएगा, लेकिन ईडी ज़्यादा हो जाएगा तो ईडी में से ईबी निकाल देंगे तो नेट इसी दिशा में आएगा कि ये ज़्यादा था। एक इधर आया, एक इधर आया, ये E1 इधर आया, E2 इधर आया, दोनों के बीच में एक कोण है, उस कोण का नाम हम थीटा दे देंगे। लेकिन ये थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 90 अंश हो जाएगा। बात समझ रहे हैं इस चीज को? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कभी भी वर्ग में विकर्ण आपस में 90 अंश पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। 90 अंश पर सभी कोण 90 अंश। इसको एक बार शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले लीजिए बच्चों, शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले चुके होंगे बच्चों। अब हम क्या करते हैं, देखिए एक यहाँ से E2 निकल के आया है और यहाँ से E1 निकल के आया है और इसके बीच का कोण हमने थीटा लिया, तो इसमें जो नेट वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा जस्ट इसके बीच में जाएगा ये, और हमको यही नेट वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ई प्रकार हमको ई वैद्युत क्षेत्र निकालना, तो हम जानते हैं क्या होगा, अगर कोण 90 डिग्री, ई 90 डिग्री है तो हम जानते हैं E1 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ E2 स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ये आपको अगर जो नहीं पता है तो आप जानते हुए पाइथागोरस थ्योरम में लगा सकते हैं, या आपने वेक्टर फॉर्म में क्लास 11th में पढ़ा होगा। क्या होता था, आप लोगों ने आर परिणाम में निकाला होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी कॉस थीटा। अच्छा एक बात है, कॉस थीटा का मतलब 90 अंश हो जाएगा, तो कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 अंश होता है, इसलिए ये वाला पूरा फैक्टर 0 हो गया है बच्चों यहाँ। E1 E2 इंटू कॉस, या अगर मैं लिख ही देता हूँ तो यहाँ लिख दे रहा हूँ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ E1 इंटू E2 इंटू कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। क्या लिखेंगे, चूंकि थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है, इसीलिए ये वाला पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो E1 बच्चों क्या हो जाएगा, रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, E2 का स्क्वायर। देखिए E1 और E2 दोनों समान है मान लो, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, रूट ऑफ रख देते हैं मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर का होल प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए इससे x जुड़ जाता है तो 2 टाइम्स आप हो जाता है, तो ओवर आर हम इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर तो इस रूट के बाहर निकाल सकते हैं बच्चों, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ आ जाएगा रूट ऑफ 2 इंटू ये रूट के बाहर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा, क्यू बटे आर स्क्वायर। बच्चों आर की वैल्यू यहाँ दी हुई है, यहाँ से हम रूट ऑफ 2 ले सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं, और यहाँ क्यू की वैल्यू आपकी क्यू ही रहेगी बटे इस आर की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। देखिए ए रूट ऑफ 2 का बटे 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से रूट ऑफ 2 को उधर भेज दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बच्चों। यहाँ क्यू इंटू रूट ऑफ 2, देखिए 2 दूनी 4 ऊपर जाएगा, यहाँ रूट ऑफ 4, ये 4 से गुणा 2 दूनी 4 इस पर करेंगे ऊपर जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर और रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा बच्चों, पुनः कट जाएगा। तो यहाँ से टोटल जो ई निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे रूट, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 2 रूट ऑफ 2 इंटू क्यू बटे कितना, ए स्क्वायर। यहाँ से ये आपका ई का मान निकल के आता है बच्चों ये। और अगर जो आपको दिशा निकालनी हो तो E1 अपॉन E2 निकाल लेंगे बच्चों। ई की दिशा अगर निकालनी हो तो हम जानते हैं tan क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, E2 अपॉन E1 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से E2 अपॉन क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा, E2 अपॉन E1 हो जाएगा बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, E2 और E1 दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू कितनी, यहाँ से tan थीटा और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि E1 E2 बराबर है, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आपका 45 डिग्री। मतलब इसका अर्थ ये हो गया कि ये थीटा तो आपका 90 था, हमको ये निकालना है बच्चों, इसको हम अल्फा मान लें, E2 से कितने से झुका हुआ है या E1 से कितने से झुका हुआ है, आप ऐसे करें, इसको अल्फा मान लेते हैं, ये तो आपका थीटा 90 डिग्री है, ये बाद में इसको अल्फा मान लीजिए, ये कितने कोण से झुका हुआ है, ये तो यहाँ से आपका
अल्फा इक्वल टू निकल के आ जाएगा बच्चों 45 मतलब कहने देखिए इन दोनों वेक्टरों के बीच में 90 अंश कोण था, लेकिन ये जो आपका ई आया है इसको चाहे E1 के सापेक्ष या E2 के सापेक्ष अगर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री। आधो आधे यानी 90 से तो आधे आधे पर ही, क्योंकि दोनों E1 E2 बराबर है तो आधे आधे पे ही इसका परिणामी वैल्यू क्षेत्र लाएगा, तो 45 इधर हो जाएगा 45 इधर हो जाएगा। इस तरीके से आप ई की दिशा भी फाइंड आउट कर लीजिए। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही मजेदार और उम्दा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन धारा में, क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग 2 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड है। एक दो इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र में रखा गया। वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने पर, एक वैद्युत क्षेत्र है उसके लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने पर वो थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है 3.4 मिलीमीटर। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के E/m का मान निकालना है बच्चों। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, 2018 में आया हुआ है बोर्ड में क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए हमको दिया है बी बराबर दिया है, क्वेश्चन आपको यहाँ अच्छे से लगा हुआ मिल जाएगा। बी बराबर दिया है 2.0 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड। ये आपको दिया हुआ था, वेलोसिटी दिया हुआ, वेग दिया हुआ, वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है बच्चों। वैद्युत क्षेत्र दिया 1.6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर। ये भाई साहब वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र का न्यूटन प्रति कूलम भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, क्योंकि आप जानते हैं E बराबर V/d भी होता है। जब दो प्लेट होते हैं उनके बीच की दूरी स्मॉल d होती है और ऊपर विभवांतर कितना होता है b, तब ये फार्मूला आप अप्लाई करते हो तो यहाँ से वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक निकल के आता है बच्चों। इसीलिए हम इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी कह सकते हैं। और दिया हुआ है कि अगर जो वैद्युत क्षेत्र मान लेता हूँ बच्चों, थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र को मैं लाल कलर से बना रहा हूँ, क्योंकि लाल कलर से रेड कलर में बड़ा खतरनाक होता है। रेड कलर खतरे का निशान बनाया जाता है। कारण क्या है इसका बच्चों, कोई कमेंट करके बताए रेड कलर खतरे का निशान क्यों बनाया जाता है, जल्दी से बताइए बच्चों। रेड कलर खतरे का निशान क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसका परिकिरण बहुत कम होता है और ये अधिक दूरी तक, इसका परिकिरण बहुत कम होता है, फैलता नहीं है ज्यादा, ये इकट्ठा होकर चलता है। इसीलिए बहुत दूरी तक ये बहुत दूर से दिख जाता है और बहुत दूरी तक ये दूरी तय करता है। इसलिए देखिएगा लेजर लाइट जो लाल कलर की होती है बहुत दूर तक दिखती है, पतली लाइट होती है। तो इसीलिए हम इस लाल कलर से एक वैद्युत क्षेत्र मानते हैं, ऊपर की ओर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इलेक्ट्रॉन है भाई साहब। अब इलेक्ट्रॉन गति करेगा, गति करा रहे हैं और कह रहा है किस दिशा में विस्थापित हो जा रहा है। कह रहा है एक्स अक्ष के लंबवत चलने पर, मतलब लंबवत चलने पर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। लंबवत चलने पर थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है, ऐसे आ रहा है, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। इस कलर को हम दूसरे कलर से इस पर दोहरा देते हैं, ऐसे इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो आपको क्या निकालना है, यहां से हम मान लेते हैं कि हमारा ये एक्स एक्सिस हो गया और इसकी दिशा में ये इतना चला है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। तो एक्स एक्सिस में कितना चल रहा है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर होता है। 10⁻⁻² मीटर से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और विस्थापित हो रहा है कितना, विस्थापित हो रहा है इसमें ये भी दिया। तो y अक्ष में ये नीचे ये x अक्ष मान लीजिए तो नीचे y अक्ष जाएगा, तो y अक्ष में कितना होगा, तो y विक्षेपित हो रहा है 3.4 मिलीमीटर। 3.4 मिलीमीटर बच्चों, और 1 मिलीमीटर में होता है कितना 10⁻³ मीटर बच्चों। 3.4 × 10⁻³ मीटर से हम गुणा कर देंगे तो हमारा y में मीटर में वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हमको निकालना है क्या, E/m निकालना। बड़ा ध्यान से समझिएगा, हमको निकालना है E/u। अच्छा एक बात बताइए,
इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा वैद्युत क्षेत्र में तो इस पर एक बल बिल्कुल बल लगेगा, वैद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है तो वैद्युत क्षेत्र के कारण बल कितना होगा? इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या बच्चों? बल। बच्चों हम F मान लेते हैं, कितना मान? F। और हो जाए Q इंटू E होता है, अब Q बराबर एक का इलेक्ट्रॉन है, Q इंटू E होता है, इलेक्ट्रॉन का मास E ही है इंटू E। तो बच्चों जो इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बल है वो F बराबर Q इंटू E हो जाएगा। अब Q की वैल्यू बच्चों होती है N इंटू E होती है, लेकिन N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है तो 1 इंटू E कर देंगे। यहाँ से E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, E का मान हमको E बाई एम निकालना था, E बाई एम निकाल तो हमको E से मतलब नहीं। अब देखिएगा ये अगर तो गति करेगा तो एक त्वरण उत्पन्न करेगा, तब भी एक बल उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो चूंकि त्वरण भी उत्पन्न होगा जिसके कारण बल, वो बल कितना हो जाएगा? वो भी मान F ही होगा, और वो बराबर F बराबर हो जाएगा M इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ निकाल लिया A बराबर था, A बराबर निकाला है, A बराबर हो जाएगा F बाई एम। F की वैल्यू हो जाएगी E इंटू E बटे कितना? M। ठीक है, आपको E बटे M निकल गया है बच्चों, चुपचाप देखो ध्यान से, E बटे M निकल चुका है। अब हम थोड़ा बहुत और मेहनत करने वाले हैं, इसका हमारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। E बाई एम तो हमारा काम हो गया, लेकिन एक बात देखिएगा ये x अक्ष में भी चल रहा है, y अक्ष में भी चल रहा है। अच्छा स्टार्टिंग में देखिएगा अगर जो ये x अक्ष में चलेगा तो x अक्ष में भी दूरी तय करेगा, और y अक्ष में भी चलेगा तो y अक्ष में भी दूरी तय करना। एक बात बताइए, समय तो वही लेगा, समय तो हम पहले टाइम निकाल लेते हैं। अच्छा टाइम निकालते हैं तो 4 बराबर दूरी बटे समय, x अक्ष में, x अक्ष की बात कर रहा हूँ बच्चों, x अक्ष में क्या हो जाएगा? इधर देखते हैं x अक्ष में आप अगर जो देखेंगे 4 बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो समय बराबर दूरी बटे 4 हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे 4 हो जाएगा, और दूरी कितना दिया हुआ है? 10 गुणे, या ऐसे कर सकते हैं x बाई b कर सकते हैं, तो t इक्वल टू हो जाएगा x की वैल्यू आपको निकाल के तक दी हुई है पहले से 10 गुणे 10 के पावर माइनस 2, और यहाँ से 4 दिया हुआ है, 2 गुणे 2.0 है तो 2 गुणे लिख सकते हैं 10 की पावर 7। देखिए यहाँ से 2 पंचम 10 होता है बच्चों, और ये ऊपर जाएगा तो t इज इक्वल टू 5 गुणे 10 के पावर माइनस 2 गुणे 10 के पावर माइनस 7। अब बच्चों ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो t इक्वल टू 5 गुणा 10 के पावर माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9 हो जाएगा। तो हमारा ये इतना सेकंड तो निकल के आ गया समय। हमने समय भी निकाल लिया बच्चों, टाइम भी हमने निकाल लिया है। अब हमको निकालना, अब देखिए y अक्ष में हम जाएंगे, y अक्ष में एक हम जानते हैं गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हम यस के यहाँ पर हम चल रहे हैं नीचे, तो y बराबर u प्रारंभिक वेग इसका 0 रहेगा, स्टार्टिंग में इसका वेग क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो ut का मतलब क्या हो जाएगा? जो भी आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ से आप कह सकते हो u y में जाएगा u y इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा जितना समय यहाँ से आता है वही समय इधर रहेगा, पूरा का पूरा समय वही रहेगा, पूरा समय जो हमारा निकाल के आया पूरा टाइम वही रहेगा। और हमको y अक्ष में लेना है, तो y अक्ष में घूमने के लिए जैसे ही y अक्ष में घूमेंगे तो y अक्ष में घूमने के लिए 0 अंक बनाएगा, मतलब y अक्ष में जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है, y अक्ष में जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है, तो ये पूरा परफेक्ट 0 हो जाएगा। y की वैल्यू हमारी हो जाएगी बच्चों 1/2, यहाँ से a की वैल्यू कितना है? a वैल्यू का बच्चों e बटे m, टी स्क्वायर का मतलब 5 बटे 10 के पावर माइनस 9 होल स्क्वायर। अब देखिए y पर भी आपको निकाल के दिए 3/4 गुणे 10 के पावर माइनस 2। हमको e बाई एम निकालना, 1/2 कर दिए, e बाई एम को ऐसे रहने दीजिए, e की वैल्यू आपको दे रखी है 1.6 गुणे 10 के पावर, इसको बच्चों इधर देख लेते हैं,
इतने वाले हिस्से को आप थोड़ा सा इधर एक बार साइड स्क्रीन ले लीजिए थोड़ा सा। तो अब हम यहाँ से y की वैल्यू पुटअप करेंगे 3.4 गुणा 10 के पावर -3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ई बाई एम को ऐसे एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि इसी की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। अच्छा ई की वैल्यू 1.6 गुणा 10 के पावर 3। अच्छा टी की वैल्यू कितनी रहेगी देखिए 55 स्क्वायर गुणे 10 के पावर, देखिए पावर का पावर में 9 दूनी 18 हो जाएगा -18 में। अब देखिए बच्चों अब ई बाई एम हमको निकालना था, ई बाई एम को रोक लीजिए, देखिए यहाँ तक इसका गुणा कर देंगे, ये सब गुणा इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो हम ई बाई एम डायरेक्टली करते हैं, इस दो का हमने गुणा कर दिया तो 2 इंटू 3.4 गुणे 10 के पावर -3 बटे में आ जाएगा 1.6 और देखिएगा इंटू 25 इंटू देखिएगा 18 से 3 निकाल देंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। अब देखिए जो कटने लायक है उसको काट दीजिए बच्चों, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 1.16 और या ऐसे काट दीजिए 2/8 ये हो जाएगा और यहाँ से देखिए 10 मोटा से 34 बटे 25 अट्ठे 8 हो जाएगा 25 अट्ठे 200 होता है बच्चों, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा और पूरे 10 के पावर -3 और पूरे 10 के पावर क्या आ जाएगा 15 प्लस में जाएगा 3 घट जाएगा बच्चों। अब जब 3 घट जाएगा तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं बच्चों कि यहाँ से हम 34/200 पूरे 10 के पावर 12, देखिए 2 जीरो यहाँ 10 के पावर 12 है तो 2 जीरो नीचे भी वो भी कट जाएगा 10 के पावर 10 हो जाएगा। तो हमारा ओवरऑल जो बचेगा बच्चों ई बाई एम 34/2 गुणे 10 के पावर 10 और 17 गुणी होता है बच्चों 34। तो यहाँ से आपका 17 गुणे 10 के पावर 10 हो जाएगा बच्चों ई बाई एम की वैल्यू इतना निकल के आ रही है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं या तो आप इतना लिख सकते हैं या कह सकते हैं ई बाई एम की वैल्यू हो जाएगी 1.7 गुणे 10 के पावर 11 ई बाई एम की। अगर आप मात्रक निकालोगे तो ई आपका क्या है आवेश, तो आवेश का मात्रक होता है कूलम और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। इस तरीके से आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन लगा दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 6 नंबर में एज जैसे पूछ लेगा, बहुत ज़्यादा परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान। ये सब सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान ही होते हैं, बस थोड़ा सा आपको लगता है कि प्रैक्टिस ना होने की वजह से आपको लगता है कठिन है, लेकिन बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है।